माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज क्लास 9 के साइंस का मॉडल पेपर। इस पेपर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर दिए हुए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, उसके आंसर को कैसे हमें आंसर लिखना है इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया गया है। तो पूरा वीडियो देखना और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर या मॉडल पेपर क्लास 9 साइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज। जो नीचे दिए गए 4 चेंजेस हैं इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन है। तो देखो, बर्निंग ऑफ पेपर ये तो क्या है, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड तो ये भी केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज पूछा है तो फिजिकल चेंज कौन सा है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स या बल की जो ऐसा इकाई है, मात्रक है, वो क्या कहलाता है। जूल एनर्जी का है, न्यूटन फोर्स इसका फोर्स का है, पास्कल प्रेशर का है और वाट पावर का है। तो यहाँ में फोर्स के लिए पूछा है तो फोर्स का आंसर हो गया न्यूटन। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस, विच गैस इज रिलीज्ड। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस में यूज तो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। तो अपना आंसर है ऑक्सीजन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, यानी कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो बच्चों इससे रिलेटेड आपके अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑक्सीजन का भी पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन का भी पूछ सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम, सोडियम, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस है, उसकी इकाई है ओम। ये विद्युत विभवांतर की है, वोल्ट एम्पियर है जो विद्युत धारा की है, और जूल है जो एनर्जी की है। तो अपना आंसर हो गया ओम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, यानी कि जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, उसका लिक्विड में कन्वर्जन होना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तो क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है किसी भी लिक्विड का। संघनन, इसका आंसर होगा संघनन। जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन तो क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्जन होना। फ्रीजिंग, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होना फ्रीजिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ अपना क्वेश्चन पूछा है वेपर का लिक्विड होना, तो वेपर का लिक्विड होना कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, कोशिका के पावर हाउस या कोशिका के शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर है न्यूक्लियस, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस तो सेल के बीच में पाया जाता है, जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में इसके बारे में आपको याद करना है। कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी पूछा जा सकता है, अपवर्तनांक। तो यहाँ ग्लास का है तो ग्लास का है 1.5। डिफाइन द टर्म एस्केलरेशन, राइट इट्स ऐसा यूनिट, यानी कि जो एस्केलरेशन है, त्वरण है, उसकी परिभाषा दीजिए और उसकी ऐसा इकाई लिखिए। तो एस्केलरेशन क्या होता है बच्चों, एस्केलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी है टाइम के अकॉर्डिंग। अर्थात जब कि
वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, चेंज आता है, उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, एस्केलरेशन बोलते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवोपरेशन। जो बॉइलिंग जो क्वथनांक होता है, जो या उबालना है, और एवोपरेशन है, वाष्पीकरण है, उसके अंदर दो डिफरेंस लिखिए। तो पहला डिफरेंस है, बॉइलिंग अक्योर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर वेर एज एवोपरेशन अक्योर्स एट एनी टेम्परेचर। इट मीन्स जो बॉइलिंग है वो हर एक सब्सटेंस के एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, जबकि एवोपरेशन है जो किसी भी टेम्परेचर पे या एनी टाइम चलने वाली प्रोसेस है। तो निश्चित तापमान पर तो बॉइलिंग होती है, जबकि वाष्पीकरण है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है। इसके साथ साथ बॉइलिंग हैपन्स थ्रू आउट द लिक्विड वाइल एवोपरेशन अकर्स ओनली ऑन द सरफेस। और इसके साथ साथ अपन ये देखें, जो बॉइलिंग है वो पूरे लिक्विड के अंदर, जो भी अपना लिक्विड सब्सटेंस है उस पूरे लिक्विड सब्सटेंस के अंदर बॉइलिंग होती है उसी में, जबकि जो वाष्पीकरण है, एवोपरेशन है, वो केवल और केवल सरफेस पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव एन एग्जाम्पल। जो आइसोटोप्स है, समस्थानिक हैं, वो क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि समस्थानिक वे एटम्स हैं किसी एलिमेंट के जिनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बन 14 एंड कार्बन 12, इनका एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन इनका मास नंबर 12 और 14 है। तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विथ एन एग्जाम्पल। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, गति का तृतीय नियम है, उसको उदाहरण सहित समझाइए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि हर एक एक्शन के इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन होता है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन ए पर्सन जम्प्स फ्रॉम ए बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड। यानी कि जब कोई आदमी किसी बोट के ऊपर से जंप करता है तो अपन देखते हैं कि जब अपन बोट के ऊपर से जंप करते हैं तो बोट है जो पीछे की साइड में धकेल दी जाती है अपने पैरों के द्वारा। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। जो एग्जाम्पल है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है, एक्शन और रिएक्शन वाले लॉ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके दो यूजेस लिखने हैं, उत्तर लेंस के दो यूज लिखना है। पहला, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, यानी कि आवर्धक कांच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कैमरा और जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनमें भी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे और सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। वाट एक्सप्लेन द टर्म पोलिनेशन। जो पोलिनेशन परागण है उसको समझाइए। तो पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। यानी कि पोलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जो एंथर से निकलने वाले पोलन्स हैं उनका पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। यानी कि पराग कणों का पुंकेसर से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम विद ए डायग्राम। किसी एटम के स्ट्रक्चर का डायग्राम सहित एक्सप्लेन करना है। जो एटम है, तो एटम का स्ट्रक्चर, हालांकि डाल्टन ने एटम की खोज की
उसके बाद में जे थॉमसन ने एटम थ्योरी दी और एक और डाल्टन ने भी दी। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड ने दी और फिर एक और नील्स बोर ने दी। तो अगर हम देखें जो एटम के स्ट्रक्चर का जिसमें को हम अभी फॉलो करते हैं, तो नील्स बोर के अनुसार जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि एटम्स हैं वो कंसिस्ट होते हैं, बने हुए होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिनमें प्रोटॉन, इसमें एटम के अंदर एक सेंटर में मास, एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर उस प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स उसमें रहते हैं, और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हुए अपने ऑर्बिट्स के, एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब इनका जो अरेंजमेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला है 2n², जहाँ n नंबर ऑफ सेल है, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ सेल के हिसाब से जो 1 नंबर पे हम सेल को k बोलते हैं, फिर l 2 नंबर पे, m 3 और n 4 नंबर पे, और हर एक सेल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को हम फॉर्मूला 2n² से फिलअप करते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6 होंगे, और न्यूट्रॉन्स भी 6 ही होंगे। या हम इसको हिंदी में देखें तो परमाणु की संरचना में एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो कि अनावेशित कण, सॉरी ये आवेशित लिखा हुआ है, तो अनावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित सेल्स में घूमते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो व्यवस्था है वो 2n² के नियम के अनुसार होती है, जहाँ पे n कक्षा के क्रमांक को दर्शाता है। और अगर हम बात करें जैसे कार्बन के अंदर, कार्बन परमाणु की बात करें तो उसमें 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विद एन एग्जाम्पल। जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन कीजिए। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम में चेंज है की रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो गति का दूसरे नियम के हिसाब से अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल है उसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुपाती समानुपात होता है, जिसे हम F इज प्रोपोर्शनल टू ma भी कहते हैं। यहाँ m क्या होता है, एक्सेलरेशन, m मास, और F उसका फोर्स, यहाँ a एक्सेलरेशन है, तो F इज इक्वल टू ma। F क्या है, फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स है वो है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार हम यूँ देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने, या किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर अपन बढ़ा दें, तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, उसमें लगने वाला फोर्स भी, अप्लाइड फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन है उसको इंक्रीज कर दें तो भी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ मीन्स दैट ग्रेटर द मास और ग्रेटर द एक्सेलरेशन, ग्रेटर द फोर्स नीडेड टू मूव द ऑब्जेक्ट। अगर जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाएगा या एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए जो आवश्यक फोर्स है, नीडेड फोर्स है, वो भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो किस प्रकार से, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो मास और वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसके गुणनफल के इक्वली होता है।
जैसे एक एग्जांपल से देखें तो व्हेन वी पुश एन एम्प्टी ट्रॉली it moves easily because the mass is less. However, when the trolley is full, you need to apply more force to move it because the mass has increased. यानी कि जब हम किसी एम्प्टी ट्रॉली को मूव करवाते हैं तो हम उसको आसानी से मूव करवा सकते हैं क्योंकि वो क्या है, खाली है, उसमें मास कम है। लेकिन अगर हम उसी ट्रॉली को फिल कर दें, किसी भी सब्सटेंस से फिल कर दें, तो उसको मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब उसका मास क्या हो गया है, बढ़ गया है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि खाली ट्रॉली को धक्का लगाना आसान होता है जबकि क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है, जबकि भरी हुई ट्रॉली को धक्का देने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ ए नीट डायग्राम। यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है, मानव हृदय है, उसको फंक्शनिंग को हमें, उसके जो कार्य है उसको डिस्क्राइब करना है एक डायग्राम की सहायता से। तो हम देखें तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि एक पेशीय अंग है दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है। एंड इट हैज़ 4 चैम्बर्स, और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ये जैसे मान लो हम इसको हार्ट मान ले तो इस तरीके से इसके 4 चैम्बर होते हैं। और 4 चैम्बर में हम यूँ देखें तो ऊपर वाले 2 तो होते हैं इसके आर्टरियम, और नीचे वाले 2 होते हैं इसके वेंट्रिकल्स। ये ऊपर वाले 2 हैं जो आर्टरियम है, और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स होते हैं इसके अंदर। तो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से इसमें 4 पार्ट होते हैं, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। अब वर्किंग ऑफ हार्ट देखें तो हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड को बॉडी से जो आता है और वो किस में, राइट आर्टरियम के थ्रू पूर्व वेना कुआ में जाता है। राइट आर्टरियम के थ्रू पूरी बॉडी से जो ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में, और फिर वहाँ से ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये कहाँ जाएगा, इट मूव्स राइट वेंट्रिकल विच पंप्स द लंग्स टू द लंग्स। और इस राइट वेंट्रिकल से जब ये जो ब्लड है ये कहाँ पे, लंग्स में पंप कर दिया जाएगा। किसके द्वारा पंप किया जाएगा, लंग्स में पंप किया जाता है थ्रू आउट द पल्मोनरी आर्टरी। किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये पंप कर दिया जाता है अपने लंग्स के लिए। अब लंग्स में जाने के बाद में क्या होगा, जो ब्लड है वहाँ पे जो ऑल्वुलाइज हैं वहाँ इसमें से ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड है, इट मीन जो CO2 है और जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होगा। CO2 रिलीज कर दी जाएगी और ऑक्सीजन इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अब यहाँ से वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो रिटर्न होता है लेफ्ट आर्टरियम में, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आता है, इसके द्वारा पल्मोनरी वेन के द्वारा। और पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और एंटायर बॉडी में ऑरोटा के द्वारा, यानी कि महाधमनी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाने से पहले 2 बार हार्ट में आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज।
जो इलेक्ट्रिक सर्किट है एक पाथ है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है एक सिंपल जो सर्किट के अंदर। यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट वह मार्ग है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसमें निम्न एक सिंपल सर्किट में निम्न चीज़ें होती है: बैटरी, बल्ब, स्विच, कंडक्टिंग वायर्स। तो बैटरी जो कि पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि, और दूसरा बल्ब जो कि उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी के अंदर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। स्विच जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करेगा, विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और कंडक्टिंग वायर, जो कंडक्टिंग वायर है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक पाथ प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मार्ग का प्रदान करता है। कैसे वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है? तो व्हेन ए स्विच क्लोज द सर्किट बिकम्स कंप्लीट। जब हम स्विच क्लोज कर देंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि बैटरी है इलेक्ट्रॉन्स को इन वायर्स के थ्रू पुश करती है। जब स्विच बंद ऑन होता है, यानी कि जब सर्किट बंद होता है, जैसे ये पूरा सर्किट है, अगर ये सर्किट क्लोज है तो सर्किट क्लोज होने पर क्या होगा, सर्किट क्लोज होने के ऊपर जो पूरा का पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, जिससे कि बैटरी के द्वारा इन तारों में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा वायर्स में, और पूरे इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जिससे कि फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट है उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जिससे कि बल्ब क्या होगा, ग्लो करना शुरू करेगा। यानी कि बल्ब के फिलामेंट में भी धारा प्रवाहित होगी, जिससे कि प्रकाश वो जलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमारे, अब दूसरा है स्विच खुला। अब स्विच खुला का मतलब है कि अपना जो सर्किट है वो सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। सर्किट ओपन हो गया, स्विच तो ऑफ हो गया लेकिन सर्किट ओपन हो गया। सर्किट ओपन होते ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो देखो बच्चों, ये आपके एक सिंपल सर्किट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। What are the adaptation of in desert plants for survival? जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन। तो डेजर्ट प्लांट्स जीरोफाइट्स, इस उनके लिए, क्योंकि जीरोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए हीट, बहुत ज़्यादा हीट और लेस वाटर, यानी कि पानी की कमी और ज़्यादा सनलाइट, ये सभी चीज़ें होती है जिससे कि उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। यानी कि रेगिस्तानी पौधे होते हैं जो अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी से बचने के लिए उनमें कुछ स्पेशल टाइप्स के अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे थिक वैक्सी लीव्स, यानी कि मोटी और मोम वाली पत्तियां, जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है ट्रांसपिरेशन के टाइम, यानी कि वाष्पीकरण के समय जो वाटर का जो लॉस होता है उसको कम करती है। दूसरा रिड्यूस्ड और नो लीफ, यानी कि छोटी या फिर कांटेदार पत्तियां, या फिर मान लो कि पत्तियों का न होना। तो लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन टू मिनिमाइज वाटर एवोपरेशन। अब पत्तियां अगर चौड़ी होगी तो वाटर का एवोपरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स हैं वो किस में, स्पाइन्स में, यानी कि कांटों में बदल जाती है, जिससे कि क्या होगा, एवोपरेशन या वाष्पीकरण कम हो जाता है। थर्ड है डीप रूट्स। रूट्स ग्रो डीप अंडरग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि गहरी जड़ें हो जाती है, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण जो सॉइल है, सॉइल में भी जो नमी है, मॉइस्चर, वो कम होता है, जिससे कि डीप इन द सॉइल जो रूट्स हैं वो चली जाती है, जिससे कि पानी का अवशोषण हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय में जो स्टोमेटा है वो बंद होना, और जिससे कि वाटर का लॉस कम हो सके। और स्टोमेटा ओपन्स ओनली एट नाइट, इट मीन्स दिन के समय स्टोमेटा का बंद होना, जिससे कि वाटर का लॉस कम हो सके
और स्टोमेटा कब खुलते हैं? रात के समय। वाटर स्टोरेज इन स्टेम्स, जो स्टेम्स हैं उनमें पानी का संग्रहण करना या स्टोरेज होना। प्लांट्स लाइक कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, जैसे कैक्टस के जैसे प्लांट्स होते हैं वो अपने मोटे तने में पानी का स्टोर करके रखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स के जो है न्यूटन का इस नियम को समझाइए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह फोर्स होता है जो कि अट्रैक्ट करता है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, किसके कारण? उनके मास के कारण। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स जो द्रव्य गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो वस्तुओं में उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल होता है, और यह बल वस्तुओं के जो सेंटर है उनको जोड़ने वाली सीधी रेखा की दिशा में कार्य करता है। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ये कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज, यानी कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। यानी कि न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है, और यह बल किसके अनुसार, किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। उनका जो मास है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और उन दोनों जो मास है, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस की स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस के। सॉरी, ये जी नहीं, एफ। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके डायरेक्टली। तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और आर स्क्वायर। और अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो इसके साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो इस प्रकार फिर हमारे पास में जो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 and m2 is mass of objects and r distance between objects। या जहाँ पे हम f को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक है। m1 और m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है, और r क्या है? उनके वस्तुओं के बीच की दूरी है। हम आगे देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विच कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन। अगर हम एग्जांपल देखें ग्रेविटेशनल फोर्स का तो क्या है कि पृथ्वी, अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर हर एक वस्तु खींची चली जाती है और जिससे कि वो नीचे की ओर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिश्यू? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू विथ एग्जाम्पल्स। जो टिश्यू क्या है, उत्तक क्या है, और उनके प्रकार, जो प्लांट टिश्यूज हैं उनके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ए टिश्यू। तो समान संरचना और काम, यानी कि ऐसी समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष स्पेशल वर्क करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं।
अब क्योंकि हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो उनको प्लांट टिश्यू के रूप में देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ के टाइप देखें तो हम इन्हें मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक और स्थायी उत्तक के रूप में। तो दिस टिश्यूज़, फर्स्ट वाला बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो दिस टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ होता है। अब इनकी जो पोजीशन है, कहाँ पे है, स्थिति कहाँ है इनकी, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्लांट के जो हाइट इंक्रीज होने वाली जगह है वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे रूट की टिप पर, तने की नोक पर, यानी कि शूट की टिप पर, जो ऊपर की साइड में न्यूली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाती है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि शीर्ष विभज्योतक, जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पौधे की लंबाई बढ़ने के लिए। सेकंड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम। तो पार्श्व विभज्योतक ये ग्रोथ और का प्लांट की ग्रोथ और लेटरल जो मोटाई है उसके लिए डिपेंड करता है। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी ग्रोथ और उसके एलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी पौधे की गांठ के पास में जो नई शाखाएं पत्तियां निकलती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। सेकेंड टाइप का प्लांट टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ये बनते तो किससे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, बट टाइम के अनुसार इनमें जो एबिलिटी है डिवाइड होने की वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो यानी कि समय बनते तो सारे जितने भी परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनको फर्दर हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड यानी कि भोजन का संचय का काम होता है। कोलेनकाइमा का क्या होता है, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट, पौधे के लचीलापन प्रदान करने के लिए। और स्क्लेरेनकाइमा हार्ड टिश्यू होता है जो कि डेड सेल्स का बना होता है। अब डेड सेल्स का बना होगा तो क्या होगा, प्लांट को स्ट्रोंगनेस यानी कि कठोरता प्रदान करता है। जो सेकंड परमानेंट टिश्यू है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें ये भी फर्दर 2 टिश्यूज़ में डिवाइड होता है जिनको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम जो स्टेम है, स्टेम का जो अंदर का हार्ड पार्ट है उसमें बना होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी के ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। यानी कि जो जाइलम है जल और खनिज लवणों का क्या करता है, परिवहन करता है। फ्लोएम है वो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है प्लांट्स के अंदर, यानी कि भोजन का परिवहन करता है। तो बच्चों अगर हम और आगे फर्दर डिवाइड करें तो जाइलम फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फ्लोएम फर्दर 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। तो एक इसका एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट, जिसमें हम प्लांट टिश्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। और प्लांट टिश्यूज़ को, परमानेंट टिश्यूज़ को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इनके साथ साथ इनके हर एक टिश्यू के वर्क भी दिए हुए हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विथ एग्जाम्पल्स। जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है उनको उदाहरण सहित समझाना है। तो एक फिजिकल जो चेंज होता है वो किस में होता है, स्टेट, शेप और साइज
एक सब्सटेंस के इनमें चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंज उसके कंपोजिशन में चेंज होता है। केमिकल चेंज में उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, सेम रहती है। यानी कि भौतिक परिवर्तन है जो पदार्थ की अवस्था, आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसका संगठन क्या होता है, नो चेंज रहता है। साथ के साथ जो केमिकल चेंज है उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। और इनके जो प्रोसेस है वो वापस इरिवर्सिबल होती है, यानी कि कैन नॉट रिवर्सिबल। तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ नई गुणधर्म के साथ निर्माण होता है, तथा ये इसकी जो क्रियाविधि है वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती। जैसे कि हम देखें कि दही से दूध हम वापस नहीं बना सकते, तो जो दूध का दही बनना है वो केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो देखते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। इसको रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल चेंज को, जैसे हम वाटर से आइस बना सकते हैं और आइस से वापस वाटर बना सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। और फिजिकल जो चेंजेस हैं उनमें केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आता है, उसका कॉम्बिनेशन में, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता है। जबकि केमिकल जो चेंज है उसके फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज है दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो बर्फ़ का पिघलना, और केमिकल चेंज की बात करें तो लकड़ी का जलना। जो लकड़ी जलने के बाद में जो उसकी राख बनती है, ऐश बनती है, तो क्या हम उस ऐश से वापस वुड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, तो इनको एक बार ज़रूर देखना, याद करना, और जितना हो सके आप एनुअल एग्ज़ाम में भी इसके लिए तैयारी करना। थैंक यू।